हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का अपना जो टॉपिक है, नया चैप्टर विल स्टार्ट। वर्क एनर्जी पावर खत्म हो चुका है। आपको बताया था कि आपकी डाउट क्लास रहेगी, है ना। मंडे को आपका टेस्ट भी है वर्क एनर्जी पावर का, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो विल स्टार्ट विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो बेटा, अभी तक हम हर चीज को पॉइंट मानते हैं, ठीक है, कि जितना भी हमने पढ़ा हर चीज हमारे लिए एक पॉइंट थी। और पॉइंट का क्या मतलब है कि पॉइंट कैन ओनली मूव, इट कैन नॉट रोटेट। कि पॉइंट जो होता है, अगर आप पार्टिकल एक ही पार्टिकल माने तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, लीनियर मोशन जो अभी तक हमने पढ़ा था कि चल सकता है। ओके, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे मार्कर मान लो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, ये से चल भी सकता है, ये रोटेट भी कर सकता है। पार्टिकल कैन नॉट रोटेट, और ये चलता चलता रोटेट भी कर सकता है। मतलब जैसे नॉर्मली मैं एक ग्लोब ले लूं और उसको मूव करूं, तो ये मोशन किसका एग्जांपल है? लीनियर मोशन, या वी से ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो क्या प्रॉपर्टी रहती है ट्रांसलेशनल मोशन की? और ये अभी तक हमने पढ़ा है, जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया फिर इसमें हमने ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी किया है। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे हम कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है? ठीक है बेटा, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, राइट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी, कि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? सेम, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या करती है? ट्रांसलेशनल मोशन। दिस इज हाउ वी डिफाइन ट्रांसलेशनल मोशन, व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ा, ऐसे आप ट्रांसलेशनल मोशन का आपको पता चलेगा। एंड इनफैक्ट हम इसे बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, कि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। ओके, उसके बाद रोटेशनल मोशन आता है, या वी कैन से प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन को कैसे डिफाइन करोगे, और रोटेशनल मोशन का क्या एग्जांपल होगा? फैन घूमता है अपना, तो फिजिक्स के हिसाब से फैन चल नहीं रहा, हम बोल देते हैं कि फैन चल रहा है। फैन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। फैन इज ओनली रोटेटिंग। अपने डोर्स होते हैं, दरवाजे, वो भी सिर्फ क्या करते हैं बेटा? रोटेट, चलते नहीं है, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। फैन भी फिक्स्ड है, डोर भी फिक्स्ड है। ओके, वो सिर्फ क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन। फिर देयर शुड बी सम डेफिनेशन फॉर रोटेशनल मोशन आल्सो। तो आप फैन की तरफ देखना, चलते रहे फैन की तरफ, तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? दैट एवरी पॉइंट ऑन द फैन विल हैव सेम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम। ट्रांसलेशनल में क्या था? लीनियर वेलोसिटी सेम थी। रोटेशनल मोशन में क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी सेम। एंगुलर वेलोसिटी भी हम थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी थी। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा से लिखा था हमने, इसे सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो फैन पे हर पॉइंट क्या देखोगे बेटा? एवरी पॉइंट इज कंप्लीटिंग सर्कल इन सेम टाइम। ओके, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पढ़ा था, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई बाय टी। मतलब इन वन रोटेशन वी कंप्लीट 2 पाई एंगल। ओके, तो हर पॉइंट सेम टाइम में 2 पाई एंगल कवर कर रहे हैं, तो ओमेगा हर पॉइंट का क्या? सेम। हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है,
अब फैन की विंग की तरफ देखना, मतलब मान लो ये फैन है हमारा, ये विंग है उसका, ठीक है, तो घूम रहा है एंड इट इज फिक्स्ड। तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम। बट हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वेलोसिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? ओमेगा आर। मतलब मान लो इसकी विंग की लेंथ है एल, जो बिल्कुल एंड में पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा एल, जो मिडल में होगा उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा एल बाय 2। मतलब आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी डिफरेंट है बट स्टिल दे आर कंप्लीटिंग सर्कल इन द सेम टाइम, क्योंकि जो पॉइंट दूर है वो बड़े सर्कल में घूमेगा, जो पॉइंट मिडल में है वो छोटे सर्कल में घूमेगा। वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस भी कम है, बट सबका टाइम पीरियड क्या है? सेम। सो दे ऑल हैव सेम एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन प्योर रोटेशनल मोशन। जब हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? फिक्स। और प्योर रोटेशनल मोशन के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि बॉडी फिक्स होनी चाहिए, बॉडी शुड नॉट बी फ्री टू मूव, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोटेशन भी हो रहा है। सोचना पोज करके कि इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे व्हील गाड़ी का, बाइक का, किसी का भी, वो घूम भी रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है। This is an example of combination of translation plus rotation. Okay? तो जब भी बॉडी फ्री टू मूव है तो कैसा मोशन करेगी? या तो ट्रांसलेशन करेगी या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और जब फिक्स है तो उसका मोशन कैसा होगा? प्योर रोटेशनल मोशन। ओके, तो मैंने अब आपको बताया कि जो पेन है अपना मार्कर है, इट कैन डू ऑल, सीधा सीधा चल भी सकते हैं, एक जगह पर रोटेट भी कर सकता है और चलते हुए आगे भी, मतलब चल भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। और पॉइंट सिर्फ क्या करता है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसलिए अभी तक हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था। अब जब इतने सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसके साथ हम कैसे डील करेंगे? ओके, तो पहले इसलिए अपने को रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ता है कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे डील करेंगे। एक और वर्ड भी आता है, रिजिड बॉडी। क्या मतलब होता है रिजिड बॉडी का? ऐसी बॉडी जिसके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में की बॉडी है। टेक एनी टू पार्टिकल्स, टेक एनी पेयर, डिस्टेंस डज नॉट चेंज बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। ओके, इसका कहने का क्या मतलब है रिजिड बॉडी का? बेटा आपने पढ़ रखा है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक और चीज भी आपने पढ़ी होती है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। वो हमारा एक दो चैप्टर्स के बाद आएगा कि हाउ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी। तो शेप चेंज होगी तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स भी चेंज होगा। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या होगी? जिसकी शेप चेंज नहीं होती व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, उसके दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। पेन, मार्कर को या जनरली कोई भी सॉलिड चीज है हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं, बट एक्चुअल में परफेक्टली रिजिड कुछ नहीं होता। Whenever we apply force, there is some change in the shape of the body. But हमारे जितना हमें पढ़ना है उसमें हम we can assume that this marker is a rigid body. Okay? जैसे हम रोलिंग पढ़ेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। जब व्हील रोल करते हैं उस मोशन को बोल देते हैं रोलिंग मोशन। तो हम रोलिंग में ये मानेंगे कि हमारा टायर रिजिड बॉडी है, बट टायर भी बेटा रिजिड बॉडी नहीं होता। जब गाड़ी का वेट टायर पे आता है तो टायर की थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, थोड़ा सा प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, ओके, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। टायर को हम रिजिड बॉडी मानते हैं, बट टायर इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ओके, ये सारी टर्म्स को ध्यान रखना। तो हाउ डू वी डील विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है बेटा सेंटर ऑफ मास। इसको यूज करते हैं हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास की, ऐसे जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, ये मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है फॉर अ बॉडी।
फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और फॉर अ बॉडी। ओके, फिर हम टाइम के साथ देखेंगे, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास को ऐसे क्यों डिफाइन किया, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा। बेसिकली क्या होगा, हम सारे के सारे मास को, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होगा, ओके, सारे के सारे मास को, अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं 50-100, उनको सबको एक जगह पर मान लेंगे और उस पॉइंट को आप बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। और वो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी हेल्प करेगा टू स्टडी द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि कैसे उनकी वेलोसिटी के साथ डील करें, कैसे उनके साथ, उनके एक्सेलरेशन के साथ डील करें। ओके, तो क्या होता है बेटा, कैसे इसे डिफाइन किया गया कि मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, m1 जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, m2 जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, m3 जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। ओके, तो 3 पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, दूर दूर है पार्टिकल्स। फिर कंटिन्यूस, जैसे मार्कर है कि अगर कंटिन्यूस मास है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वी हैव डिस्क्रीट पार्टिकल्स, की पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ओके, जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है बेटा। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब अगर n पार्टिकल्स है तो n तक कर दो सब कुछ। ओके, एक्सियम क्या दे रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली हाउ डू वी गेट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। एक फॉर्मूला बेटा सिंपल सा, जस्ट आपको याद रखना है। अगर z कोऑर्डिनेट भी होता तो ऐसे सिमिलरली हम ZCM भी लिख देते, z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके, इसके बाद आप आगे देखो ये फॉर्मूला बता है, इसको कैसे यूज करना है सीखेंगे धीरे धीरे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं सेंटर ऑफ मास के। पहला ये टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, और सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो पहले ये पार्ट हम विल टेक टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। आज का हम यही पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, जब पार्टिकल्स दूर दूर है तो कैसे करना है। सबसे पहले सबसे सिंपल केस कि अगर m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है, इसका अपने को सेंटर ऑफ मास को जानना है। देखो बेटा, अगर दोनों का मास बराबर होता तो हम क्या देते सिमेट्री से कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर पे। दोनों मासेस को हम इकट्ठा कहां पर मान सकते हैं, सेंटर पे। बट अगर अलग अलग है तो फिर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं आएगा। और आप अभी के लिए याद रख सकते हो कि ये 3 kg है और ये 10 kg है, ये हैवियर मास है और ये लाइटर मास है। तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा, ज्यादा 10 kg की तरफ। मतलब बराबर होते तो बीच में, अगर ज्यादा है तो ज्यादा किसकी तरफ होगा, 10 kg की तरफ। ओके, अब हमने उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, ये ओरिजिन मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r,0। एक बात कंफर्म थी कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पर आएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट मासेस। मतलब अगर अपने पास 100 पार्टिकल्स भी पड़े हैं एक लाइन में पड़े, मतलब मान लो सारे के सारे पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पर है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि सब पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे है। ओके, तो उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई सी एम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, अब फॉर्मूला यूज कर लो अपना एक्सीएम, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सीएम क्या आ गया हमारा, m2r बाय m1 प्लस। ओके, ठीक है, तो हम देखेंगे कि आप इसको एक फॉर्मूला भी मान सकते हैं।
कि ये तो निकालने का तरीका हो गया, बट ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो अभी मैं फॉर्मूला समझाऊंगा कि कैसे। दो पॉइंट मासेस हैं तो उनका सेंटर मास कहां पर आता है, तो ये आप याद रखोगे कि M1 M2 उनके बीच का डिस्टेंस है R। यहां से आया था वो डिस्टेंस एक्सीएम, यहां से आया था क्योंकि इसको हमने ओरिजिन माना था, कितना आया था M2R by M1 plus M2। मतलब M1 से बताना है तो आंसर होगा M2R by M1 plus M2। अगर M2 से पूछे फिर क्या हो जाएगा M1R by M1 plus M2। सो यू कैन रिमेंबर इट कि M1 से कितना होगा और M2 से कितना होगा। ओके, इसके बाद आगे देखो बेटा कि ये तो दो की बात होगी, तो ये याद भी रखना है आपको, दोनों का सेंटर ऑफ मास M1 से कितने डिस्टेंस पे, M2 से कितने डिस्टेंस पे। अब अगर अपने को दे दिया जाए कि 3 मासेस पड़ेंगे 2 kg 4 kg 6 kg कि 3 point masses are kept at the vertices of an equilateral triangle, okay, of side मान लो 2 मीटर कि साइड कितनी दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम। तो क्या करेंगे, वही क्या ट्राई करना चाहिए बेटा आपको कि आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, और एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। इसका सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दीस 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास किसी लाइन पर आएगा, कहीं बीच में आएगा सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, ये ओरिजिन पर हो गया, 2 मीटर की साइड है तो इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 हो गया, ये बिल्कुल बीच में होगा, 2 है तो ये 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, और ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको याद होनी चाहिए कि ये √3a/2 के बराबर होती है कि अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड a की तो ये एल्टीट्यूड कितनी इसकी लेंथ होती है √3a/2, आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। तो √3a/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। ओके, बस इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एक्सीएम क्या होगा 2 into 0 plus 4 into 2 plus 6 into 1 divided by total mass 2 plus 4 plus 6 12। तो इससे अपना x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिमिलरली YCM, मतलब ये कहां से है x डिस्टेंस ओरिजिन से, YCM 2 into 0 plus 4 into 0 plus 6 into √3 divided by total mass। तो ये x और y कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, सेंटर ऑफ मास की अपने को एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि कहां पर हम तीनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कहां पर हम उन तीनों पार्टिकल्स को एक जगह पर मान सकते हैं। ओके, दिस इज आवर सॉल्व। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए फॉर्मूला रहता है, ठीक है, बट जितनी भी सिमेट्रिक चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके सेंटर पे, डिस्क का उसके सेंटर पे, होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर सेंटर पर। ओके, फिर जैसे स्क्वायर प्लेट है मान लो स्क्वायर शेप की, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके सेंटर पे। रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके सेंटर पे। ये मार्कर है, अगर मान लो मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक एक रोड ले लें, बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ये सब छोड़ दो, एक रोड है एल लेंथ की, उसका सेंटर ऑफ मास का होगा उसके सेंटर पे। तो हम ये बातें सिमेट्री से बता सकते हैं। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, ओके, किसी भी शेप की, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे इस केस में भी यूजिंग सिमेट्री, अगर 3 पार्टिकल्स पड़े 2 kg 2 kg 2 kg on the vertices of an equilateral triangle, तो हम सिमेट्री से कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंट्रोइड पर। ओके, तो यू कैन ऑलवेज यूज सिमेट्री। और अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप की प्लेट होती, प्लेट मतलब 2D में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, लैमिना वर्ड यूज हो जाता है 2D के लिए कि लैमिना बोल देते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो रेक्टेंगुलर लैमिना
मतलब कुछ रेक्टेंगुलर प्लेट है, या जैसे हमारी नोटबुक का पेज है, दैट इज ऑल्सो 2D। तो नोटबुक का पेज जनरली रेक्टेंगुलर होता है, तो अगर हम उस पेज को देखें, उस पेज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल उसके सेंटर पर। ओके, बट एक स्पेशल केस है कि ट्रायंगुलर लैमिना है अपने पास। ओके, कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल, किसी भी शेप की ट्रायंगल हो, इन एनी केस जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंट्रोइड पे होता है। ओके, सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर ट्रायंगल के तीनों मीडियंस कट करते हैं, दैट इज सेंट्रोइड। तो किसी भी शेप की ट्रायंगुलर प्लेट होगी, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंट्रोइड पर। या इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा देखना समझने की कोशिश करना कि कैसे उन्होंने प्रूव कर रखे हैं। ओके, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। फिर देखो, और ऐसे बेटा अगर स्क्वायर के मानो स्क्वायर के वर्टिसेस पर पड़े हैं 4 पार्टिकल्स, M1 M2 M3 M4, फिर XY एक्सिस कैसे लोगे, ऐसे ले लोगे। मान लो A साइड का स्क्वायर है, ये 0,0, ये क्या हो जाएगा A,0, ये क्या हो जाएगा A,A, ये क्या हो जाएगा 0,A। तो चारों पार्टिकल्स के अपने को कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, वी कैन फाइंड आउट द एक्सीएम एंड वाईसीएम। ओके, अगर चारों पार्टिकल्स इक्वल मास के तब कहां पर आएगा, सेंटर पे आएगा। बट अनइक्वल मासेस है एंड दे आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, तो आप सबके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, एक और बढ़िया एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, एक एल शेप लैमिना पड़ा है। लैमिना का मतलब 2D की एल शेप की प्लेट मान लो, ठीक है, उसका मास दे रखे 3 kg। फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये एल शेप की प्लेट है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये दे रखा है 1,0, 2,0, 0,1, 0,2। ओके, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये तो कंटिन्यूअस मास आ गया, सिमेट्री भी नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अभी तक हमने कंटिन्यूअस मास नहीं पढ़ा, तो इसको 3 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दो बेटा। ये 3 स्क्वायर्स इक्वल साइज के हैं, तो टोटल मास कितना था 3 kg। तो हमने इस एल शेप को 3 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, तो तीनों स्क्वायर्स का मास कितना हो जाएगा, हर स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा 1 kg। और स्क्वायर का सेंटर मास हमें पता है कहां होता है, सेंटर में। तो हमने इस कंटिन्यूअस मास को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। ओके, 3 पार्टिकल्स है हमारे पास और तीनों का मास कितना है 1 kg ईच। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होगा, फर्स्ट वन का ये कितना होगा हाफ, ये भी कितना होगा हाफ। तो फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाफ कोमा हाफ। इसका सेकंड का ये हो जाएगा 3/2 और ये हाफ, 3/2 कोमा हाफ। सिमिलरली उसका भी निकाल लेना, हाफ कोमा 3/2। 3 पार्टिकल्स हैं, एक kg के, उनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट एक्सीएम वाईसीएम। ओके, तो सारे बेटा जितने भी एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जाम्पल है वी आर कवरिंग इट। ओके, और रेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। कंटिन्यूअस मास के लिए भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ये ज्यादा सही उसमें नहीं रहता है हमारे। उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है एक्स dm/dm, कि dm मास का कोऑर्डिनेट है x और इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या देगा, टोटल मास। तो ये फॉर्मूला है x dm/dm। सिमिलरली वाईसीएम क्या हो जाएगा, y dm/dm। ओके, नोट कर लेना। फिर विल टेक एग्जांपल कि हाउ टू यूज इट।
तो देखो बेटा, जैसे मान लो एक रोड दे रखी है हमें, लेंथ L और उसकी लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। जैसे अगर एक रोड है L लेंथ M मास की, तो लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? M/L। इसे जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखो, हम जो नॉर्मल डेंसिटी पढ़ते हैं वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय लेंथ कर दोगे तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, मास बाय एरिया कर दोगे तो मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा। जैसे मान लो अपने पास डिस्क है, M मास की, R रेडियस है, तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? M/πr²। ये ऐसी चीजें खूब यूज होती हैं बेटा फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट ईयर हम 12th में पढ़ेंगे, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया होगा उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सिमिलर वे में मास की जगह चार्ज आ जाता है। तो ये मतलब है लीनियर मास डेंसिटी का। अगर तो रोड यूनिफॉर्म है तो हर जगह लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, कि हर जगह उसकी थिकनेस सेम। बट अभी जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है उसमें लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस केस में तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, L/2 पर। बट अगर रोड नॉन यूनिफॉर्म है तो अपने को कंटिन्यूअस मास का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लीनियर मास डेंसिटी हमें दे रखी है dx, इट इज चेंजिंग विद x। मतलब जैसे ये रोड है और ये मोटी होती जाएगी बेटा, कि ये देखें कि x = 0 पर लीनियर मास डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी और x = L पर लीनियर मास डेंसिटी b × L होगी। b इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है, मतलब रोड की थिकनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस रोड। ओके, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? x dm/dm। अपने को टोटल मास भी नहीं दे रहा, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग लीनियर मास डेंसिटी। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम थोड़ा इंटीग्रेशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। आपने आज तक बड़े सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं कि पता होता था इसे इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला लगाते थे, लिमिट्स लगाते थे। बट इंटीग्रेशन में सबसे टफ पार्ट ये होता है कि इंटीग्रेशन करना किसका है। तो आपको, अगर आपने नहीं पढ़ रखा, कभी नहीं देख रखा, तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि किस चीज का इंटीग्रेशन करना क्या है। तो इसे आज से आपको सीखना शुरू करना है। इस चैप्टर में हमारा इंटीग्रेशन का काफी यूज आता है। ओके, 12th में तो फिर खूब आएगा इंटीग्रेशन, मोस्टली डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन रहता है। ठीक है, तो देखो कैसे हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप क्या करोगे? x डिस्टेंस पे जाके एक dx विड्थ ले लोगे। ठीक है, कि मैंने x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा पार्ट ले लिया रोड का। इस छोटे से पार्ट को बोल देते हैं कि छोटा सा एलिमेंट, dx एलिमेंट। ओके, इस dx एलिमेंट छोटी सी लेंथ है, x डिस्टेंस पे लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? dx। ओके, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो कितना है? dx। तो dx लेंथ का मास कितना होगा बेटा? dx लेंथ का मास होगा dm। छोटा सा पार्ट है, छोटा सा मास। d का ये मतलब होता है dm का कि वेरी स्मॉल। लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? dx। ओके, कि मास पर यूनिट लेंथ इतना है, तो dx का कितना होगा? लैम्डा से मल्टीप्लाई करना। अगर हमें 1 मीटर का पता है तो dx का क्या होगा? उसे मल्टीप्लाई कर दो dx से। लैम्डा हमारा क्या है? bx dx। ये इस छोटे से पार्ट का मास आ गया। अपने को टोटल मास चाहिए, तो टोटल मास कैसे आएगा? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का क्या मतलब बताया था मैंने कि छोटी छोटी चीजों का सम करना। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm देगा m, इंटीग्रेशन ऑफ dx आपको बता रखा क्या होता है? x। अब bx dx लिमिट्स पे डालेंगे, तो x कहां से कहां तक जा रहा है? देखो बेटा, x 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? L तक। तो दिस इज हाउ वी पुट द लिमिट। b कांस्टेंट है, x dx का होगा x²/2। तो मास आ जाएगा हमारे पास bh²/2। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ dm कैलकुलेट कर लिया।
अब अपने को इंटीग्रेशन एक्स डीएम भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स ही, यही मतलब है कि एक्स इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास। तो डीएम मास है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स। डीएम की जगह लिख दो लैम्डा डीएक्स, लैम्डा की जगह लिख दो bx dx, ये bx स्क्वायर dx बन जाएगा, लिमिट 0 से है। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा bl क्यूब बाई 3। तो हमने ये क्या था हमारा xdm, हमने xdm भी कैलकुलेट कर लिया और dm भी कैलकुलेट कर लिया, तो xdm हमारा ये आ गया। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो सेंटर पे नहीं आएगा और हैवियर मास की तरफ आएगा, मतलब सेंटर से आगे। ओके, तो अभी हम अपना आंसर चेक करेंगे। एक्सीएम क्या हो जाएगा, bl क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई bl स्क्वायर बाई 2। तो आंसर विल बिकम 2l बाई 2। इट विल बी टुवर्ड्स द मोल मास। ओके, दिस इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। ये ज्यादा सिलेबस में नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाएगा। बाकी जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं, यू शुड प्रैक्टिस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। बेसिक ही है बोर्ड्स के अंदर सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए कैसे निकालते हैं, और कंटिन्यूअस मास के लिए कैसे निकालते हैं। फिर हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।